हेलो एवरीवन। अपने जो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। आज जो है आपका 36वां दिन है और हम लोग जो कवर कर रहे हैं इसमें आपका इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। ओके। और इससे पहले जो है 35 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। इसके पीडीएफ को हम लोग टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए गए। टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है ये है आपका जीएस कुटुंबकम। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन अ नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। देखो आप, ये जो रोलिंग प्लान है ना, ये कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? जनता पार्टी जो सरकार थी, जनता पार्टी जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, 1978 में जो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था रोलिंग प्लान। इसमें क्या किया गया था? जो 5 ईयर प्लान चले आ रहे थे, 5 ईयर प्लान जो चले आ रहे थे, उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया और 6 साल का जो है यहाँ पे बनाया गया। 6 साल का बनाया गया और 1978 से 83 तक आपको जो 6 साल का आपका जो प्लानिंग किया गया 6 साल के लिए, उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। और ये जनता पार्टी गवर्नमेंट सरकार के काल में किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन विल बी रिलेटेड। देखिए, जो सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ये आपका हाई यील्डिंग, ठीक है, वैरायटी और सीड्स के बारे में डिस्कस किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको पहला पता ही होगा, 1966 से 7 के बीच में जो पहला ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। इसमें जो गेहूं पे ज्यादा फोकस किया गया था, सिंचाई सुविधाओं पे फोकस किया गया था। और डॉक्टर बोरलॉग जो है इंटरनेशनल लेवल पे इनको जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है, बोरलॉग को। और जो नेशनल लेवल पे जो अपने भारत में थे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ध्यान रखिए इस नाम को। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या बताता है? देखिए, फिजिकल डेफिसिट बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए सरकार जो कितना बाजार से उधार लेगी, ठीक है, सरकार की लायबिलिटी को शो करता है, बोरिंग को शो करता है, उसी को बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या समझते हैं, तो सरकार अपने बजट को कंप्लीट करने के लिए, सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए जो मार्केट से उधार लेना पड़ेगा, ठीक है, उसी को इंडिकेट करता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। अब ध्यान रखोगे 5.9 जो है जीडीपी का परसेंट जो है 2023-24 में आपका फिजिकल डेफिसिट रहने का अनुमान है। और रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात की जाए, रेवेन्यू डेफिसिट जो है 2.9% है आपका। क्लियर है? आप लोग करेक्ट इसको कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या जो डाटा को हम बता रहे हैं वो सही है या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। देखिए, 2001 का सेंसस इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2001 से 2011 का जब सेंसस हुआ था तो जो डेंसिटी था, जो पॉपुलेशन डेंसिटी था उस समय कितना था? 324। अब कितना है? 382। तो कितना का बढ़ गया? तो 382 को 324 से माइनस करेंगे हम लोग, कितना हो रहा है? और हाँ, तो 58 इंक्रीज किया गया। तो ऐसा करके स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। 2001 को आधार बना के 2011 में जो कितना बढ़ा था या कितना घटा था, इस बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। अगर 2011 में डेंसिटी की अगर बात की जाए तो आपका है 382 और 2001 की अगर बात की जाए तो आपका है 324। इस डाटा को याद रखिएगा और आपको काम आने वाली है। मेन आइडिया बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन की अगर बात की जाए, जिसको 1991 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, आपको पता ही है। उस समय जो हमारे देश में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, ये थे हमारे। और इन्हीं को जो है ये मॉडल आता है नरसिम्हा मोहन जो है मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका गुड्स का, सर्विसेज का और पर्सन का फ्रीली मूवमेंट हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, एक कंट्री जो दूसरी कंट्री से कनेक्ट हो जाए। क्लियर है? तो ये क्या होता है, पूरा जो वर्ल्ड है एक गांव की तरह नजर आएगा आपको, कनेक्टेड होगा। इसी जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तौर पे देखते हैं। वर्किंग टुगेदर विद द इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी विद शेयर अ कॉमन पर्सपेक्टिव। हम लोग एक दूसरे का जो कॉमन जो पर्सपेक्टिव उसको शेयर करेंगे। आपको अगर गुड्स चाहिए तो हम गुड्स लेंगे, मुझे सर्विसेज चाहिए तो हम सर्विसेज लेंगे। पर्सन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है आवागमन होगा। इन तमाम चीजों को हम लोग ग्लोबलाइजेशन की नजर से देखेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म? ये याद रखिए इस टर्म को। तो फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो फादर थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। आपको पता है 1991 में इस रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और इन्हीं को जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया एज प्रिपेयर्ड बाय। आपको पता है नेशनल जो इनकम जो होता है या जीडीपी होता है, ये सारे जो डाटा को कौन जो स्टैब्लिश करते हैं, ये कौन रिलीज करते हैं? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान रखोगे इस संस्था को, क्योंकि नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट लगाते हैं यही संस्था हमारे जो है
डाटा को प्रिपेयर करती है। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, आपको पता ही है नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा इसमें जो कंट्रीब्यूशन लगभग 55% जो है जीडीपी में या नेशनल इनकम में सर्विस सेक्टर का जो है भागीदारी है। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज द प्राइमरी सेक्टर। आपको पता है सेकेंडरी और प्राइमरी जो है आपको रोजगार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर रोजगार की बात की जाए तो सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर देता है और सबसे कम देता है आपका सर्विस सेक्टर। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्किल का जरूरत होता है, सर्विस सेक्टर में स्किल की जरूरत होता है और हमारे यहाँ जो है स्किल का कमी है। ठीक है, लेबर तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन स्किल का कमी है, इस कारण उसको रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा पूरा इकोनॉमी बेस्ड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, लगभग 55% लोगों को। क्लियर है। और सेकेंडरी सेक्टर में जो स्किल और लेबर दोनों का जरूरत पड़ता है। तो आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो थोड़ा आपका बेसिक और भी अच्छे मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो पता ही होगा एनसीईआरटी का महत्व है। द आउटलाइन ऑफ सेकेंड ईयर फाइव ईयर प्लान जो है 1956 टू 61 का जो पीरियड था वाज मेड बाय, इस आउटलाइन को कौन बनाया था, तो पीसी महालनोबिस, इसको बोलते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, इनका जो पीरियड था सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 टू 61, इसमें इंडस्ट्री पे काफी फोकस किया गया था। आप देखोगे भिलाई का हो गया, राउरकेला का जो हो गया, इन तमाम जो वहां पे इंडस्ट्री बनाए गए थे और तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में ही बनाया गया था। और एक बोकारो में बनाया गया था, वो है थर्ड 5 ईयर प्लान के तहत जो इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब ध्यान रखोगे इस फैक्ट को। अगर नाबार्ड की बात की जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज स्टैब्लिश। आपको पता है 6 5 ईयर प्लान में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये 12 जुलाई जो है, अब डेट को याद रखोगे 1982, इस डेट को जो है नाबार्ड बना था। और ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो डायरेक्ट लोन नहीं देता है, इनडायरेक्ट वे में जो है लोन प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, नाबार्ड वगैरह जो आरआरबी को देता है, फिर आरआरबी जो है यहाँ पे जो है लोन सेक्शन करते हैं। क्लियर है। और किस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड को बनाया गया था, आपको पता ही है, शिव रमन कमेटी, याद रखोगे इसको। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि तकरीबन 10 वीडियो में 10 से 20 बार रिपीट कर चुका है ये फैक्ट। व्हेन डेवलपमेंट इन इकोनॉमी टेक प्लेस द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर और नेशनल इनकम। आपको पता ही जब हमारा इकोनॉमी जो डेवलपमेंट की ओर मूव कर रहा है, क्लियर है, हम लोग को जो है 2047 तक कंप्लीटली डेवलपमेंट बन जाना है, डेवलप कंट्री को जाना है। तो जैसे ही हम डेवलप कंट्री बनेंगे ना, तो हमारा टर्शियरी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूट है नेशनल इनकम में वो काफी बढ़ जाएगा। ओके, और सेकेंडरी और प्राइमरी जो सेक्टर है वहां पे जो शेयर है नेशनल इनकम में वो घटता जाएगा। तो ये गुड इंडिकेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है बहुत जल्द जो है डेवलप कंट्री बनने वाले हम लोग। पहले तो हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे 2023 में, बहुत जल्दी समय में, और उसके बाद जो है हम लोग डेवलप कंट्री के लिए प्रस्थान करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। आप फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में काफी सुने होंगे। देखिए फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, इसको गवर्नमेंट रन करती है, इसको गवर्नमेंट फ्रेम करती है। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी जिसको आरबीआई कंट्रोल करता है या आरबीआई फ्रेम करता है। क्लियर है। तो फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, सरकार जो टैक्स को बढ़ाती है घटाती है, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है घटाती है, ठीक है, और ये सारी जो रिफॉर्म जो लाती है गवर्नमेंट लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, बैंक रेट हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है, और सीआरआर हो गया, एमएसएफ हो गया, इन तमाम जो बैंक रेट होता है, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं उसको फ्रेमिंग करती है आरबीआई हमारा। क्यों करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो उसको घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए इन टूलों का जो उपयोग करती है। तो आप देखोगे नोट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर तो पब्लिक टूल्स है। यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। इंटरेस्ट रेट जो है आरबीआई का होता है और ये फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। Which is the following the direct taxes are giving the maximum net revenue to the government। आपको पता है कॉर्पोरेट जो टैक्स है वहां से सरकार को काफी ज्यादा रेवेन्यू आता है, मैक्सिमम अमाउंट में आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये हो गया एक डायरेक्ट टैक्सेस है, ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। विच इज नॉट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस चीज को बोलते हैं जो हमारे प्रोडक्शन में, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में जो है हेल्प करता है इकोनॉमिक में, ठीक है। जैसे एजुकेशन और हेल्थ जो है हमारा, ये हमारा सोशल सेक्टर हो गया, तो ये नोट है, तो यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हो गया। क्लियर है। जैसे हमारा वाटर सप्लाई हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रोड हो गया, ठीक है, ये तमाम चीज जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। विच इज नॉट अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है टेलीकम्युनिकेशन जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो गया, हेल्थ आ गया, ठीक है, फिर एजुकेशन हो गया, वाटर हो गया, ये तमाम चीज जो हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं व्हेन द 10th 5 ईयर प्लान क्या होगा। 10th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड है 2002 से 7 के बीच में है, ओके।
फॉर व्हाट पर्पस सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ वर्कर द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द लॉन्च। देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो लॉन्च किया गया है, जैसे ओल्ड एज पेंशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, विच वन इज द नोटा कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना। देखिए न्यूट्रिशन के बारे में जो है इसमें बात नहीं किया गया है। यहाँ पे जो है ग्राम उद्योग योजना में रूरल बारे में बात किया गया, रूरल को कैसे डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रूरल रोड हो गया, लेकिन न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं किया गया है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। और आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है, अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और धन्यवाद।